हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया चैनल पर भी फॉलो करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का आईडी दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम MCQs लाते हैं जो आप सबके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है, जहां भ्रूण का आगे का विकास हो पाता है। अतः इसे जाइगोटा इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी ZIFT कहते हैं। यदि भ्रूण का विकास 8 कोशिका से अधिक में होता है तो इसे सीधे गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि 8 कोशिकीय जो भ्रूण है उससे अधिक में अगर ये विकास होता है तो उसको डायरेक्ट गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसे इंट्रा यूनेरिन ट्रांसफर यानी IUT कहते हैं। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जॉन ब्राउन 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। ये जो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जॉन ब्राउन द्वारा किया गया था, जो 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। जबकि भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा 1986 में मुंबई में पैदा हुई। टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू में सबसे पहले इंग्लैंड में 1978 में एक लुई जॉन ब्राउन नाम के एक आदमी है जिनका पैदा हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू। और हमारे इंडिया में सबसे पहले जिनका टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जन्म हुआ था वो है हर्षा, 1986 में मुंबई में पैदा हुई थी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, RNA के प्रकारों को लिखें। RNA कितने प्रकार के हैं वो लिखना है। RNA 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है mRNA, यानी जो मैसेज पहुंचाता है। यह RNA के कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। सेकेंड है tRNA, इसे विलेय RNA भी कहते हैं। tRNA यानी जो ट्रांसफर करता है RNA को, उसे विलेय RNA कहते हैं। यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह सबसे छोटा RNA अणु है। tRNA को विलेय RNA भी कहा जाता है। यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है और यह सबसे छोटा RNA है। थर्ड है mRNA, यह सबसे स्थिर प्रकृति का RNA है जो राइबोसोम से लगा रहता है। यह तीनों प्रकार के RNA में सबसे सर्वाधिक क्रियाशील रहता है। जो RNA है राइबोसोम, ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ये स्थिर प्रकृति का RNA है, ये राइबोसोम में लगा रहता है। तो RNA के प्रकार 3 है, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA मैसेज RNA, tRNA यानी ट्रांसफर करता है। rRNA जो राइबोसोम RNA है, जो राइबोसोम में लगा रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, DNA और RNA के बीच 2 प्रमुख अंतर बताइए। फर्स्ट है DNA और सेकेंड है RNA। DNA साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन तथा ग्वानिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं DNA में। RNA में ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। इसमें याद रखिएगा साइटोसिन ये भी मिलते हैं DNA से, एडेनिन ये भी मिलते हैं DNA से, ग्वानिन ये भी मिलते हैं, लेकिन थाइमिन के जगह पर यूरासिल होते हैं RNA में। सेकेंड है DNA का यह डबल हेलिकल संरचना है और RNA यह सिंगल धागे के समान संरचना है, यानी tRNA आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे होती है। एक मिनट,
डीआरएनए को आप लोगों ने देखा होगा, डीआरएनए ऐसे होते हैं और लेकिन आरएनए केवल एक धागे का होता है, सिंगल। और डीआरएनए दो डबल हेलिकल संरचना होती है, यानी दो धागों से मिला होता है। तो डीएनए और आरएनए के बीच जो प्रमुख अंतर है वो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि डीएनए में साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन नामक नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, लेकिन आरएनए में ये तीन होंगे, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाएंगे, जो नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में पाए जाते हैं। डीएनए डबल धागे वाली संरचना होती है और आरएनए में सिंगल धागे के समान संरचना होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं? में रासायनिक विकास के बारे में पूछा गया है, तो आइए इनका जवाब देखते हैं। रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरॉन एवं हाल्दने ने प्रस्तुत की थी। रासायनिक विकास का जो सिद्धांत है वह ओपेरॉन और हाल्दने ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार आदि पृथ्वी पर जीवन के उत्पादित परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाने, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिक का निर्माण, फिर बड़े कार्बनिक अणु और उनके संघनन से प्रथम जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है, जिसके बाद ये यूरे एवं मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो पहला टॉपिक होगा ऊपर का सबसे हेडलाइनिंग, रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरॉन और हाल्दने ने प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार आदि पृथ्वी यानी इतिहास जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने भी उत्पादित परमाणु को जोड़कर अणु बने हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो अणु से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया है, बड़े बड़े अणुओं और उनके संघनन जो प्रथम जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है, वह सब रासायनिक विकास में आते हैं। जिसके बाद इन सब के बाद यूरे और मिलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध किया था कि हाँ रासायनिक विकास होता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मियादी बुखार के कारण कारक जीव एवं लक्षण को लिखे। मियादी बुखार का कारण क्या है, कारक जीव कौन है और लक्षण क्या है वो पूछ रहा है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। मियादी बुखार का कारण, मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से संदूषित भोजन, पेय पदार्थ एवं अन्न जल ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मियादी बुखार का कारण है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। और मियादी बुखार के कारण तो हो गए हैं, अब उनके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण है लगातार तेज बुखार 102 डिग्री से 104 डिग्री, मतलब फीवर होते हैं 102 डिग्री से 104 डिग्री। और अगला लक्षण है भूख न लगना, पेट में दर्द, कब्ज, सर दर्द एवं कमजोरी, ये सब लक्षण है मियादी बुखार के। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था मियादी बुखार के कारण कारक जीव एवं लक्षणों को लिखे, ये पूछा गया था। तो मियादी बुखार का कारण है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु, कारक जीव है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, और कारण है संदूषित भोजन, पेय पदार्थ एवं अन्न जल ग्रहण करने से ये बीमारी उत्पन्न होता है। और इसमें लक्षण पूछा गया था तो लगातार तेज बुखार कितना से कितना, तो 102 डिग्री से 104 डिग्री फीवर होते हैं, भूख न लगना, पेट दर्द, कब्ज, सर दर्द एवं कमजोरी, ये सब मियादी बुखार के लक्षण हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है या कैसे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है और ये कैसे कार्य करता है। तो देखते हैं। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्रों के समृद्धि के गुण पर आधारित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत। आगे है कैसे कार्य करता है, अब वो देखना है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियता या दुर्बलीकृत रोगजनक टीका के प्रतिजन्य प्रोटीनों को निर्माण शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्प्रभावी बना देता है। टीका समृद्धि बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं जो परिवर्ती होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देता है। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं
रोगाणुओं से संक्रमित होता है, जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता है। जैसे टेटनस में तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों आविष जैसे में एंटीटॉक्सिन एक ऐसी निर्मित जिसमें आविष के लिए प्रतिरक्षियाँ होती है, उसको टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की जरूरत है। सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जी विष के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षा होते हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिरक्षी या टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये मतलब टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षी तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। और यह कैसे कार्य करता है, ये पहले टीकाकरण के रोगजनक के निष्क्रिय ध्रुवीकृत रोगजनक टीका जो प्रतिजन्य प्रोटॉनों को निर्मित शरीर से प्रवेश कराती है, ये कार्य है। और इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियाँ वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजन्य कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाती है, जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी ही पहचान लेती है। आगे है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है। अगर एग्जाम्पल में ले तो टेटनस में जो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति आविष बोल सकते हैं, उसको टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो टीका नहीं देगा तो टेटनस हो सकता है। उसके लिए टेटनस होने पर टेटनस के इंजेक्शन दिया जाता है। अगर अगला एग्जाम्पल ले तो सांप के काटे जाने पर उस मामलों में भी एक जो सुई लगाई जाती है वो सर्प जीविष के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षे होते हैं, और जो सांप के काटने पर वो सुई लगाई जाती है ताकि जो सांप का विष हो वो दूर हो जाए, मतलब नष्ट हो जाए वो विष। इसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। जो इस प्रकार के प्रतिरक्षीकरण होते हैं वो निष्प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया था वो इसमें दिया हुआ है और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोग का प्रसार कैसे होता है। तो देखते हैं। रोग के संक्रामक रोगों का ही प्रसार होता है। यह निम्नलिखित तरीकों से पूर्ण होता है। फर्स्ट है संक्रमित रोगी से सीधे संपर्क द्वारा, जैसे में दाद। सेकेंड है रोगाणुवाहक जैसे मच्छर मक्खी आदि, जैसे में मलेरिया। थर्ड है संक्रमित पेय एवं खाद्य पदार्थों के ग्रहण द्वारा, जैसे में हैजा। फोर्थ है संक्रमित साधनों जैसे सुई, शरीर द्रव, रक्त सीरम आदि के स्वस्थ मनुष्य शरीर द्रव से संबंधित होने से, जैसे में एडस आदि। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था रोग का प्रसार कैसे होता है। तो रोग का प्रसार रोगों का ही प्रसार होता है, वो निम्न तरीकों से होता है। फर्स्ट है रोगी के सीधे संपर्क जो होते हैं संक्रमित रोगी से, जिनका जो सीधे संपर्क होता है उससे दाद होता है। अगर रोगी को मच्छर या फिर मक्खी द्वारा अगर रोगाणुवाहक जो रोग उत्पन्न कराते हैं मच्छर और मक्खी, उनसे संपर्क हुआ तो उनसे मलेरिया हो सकता है। संक्रमित पेय या खाद्य पदार्थों के खाने से उसके द्वारा हैजा बीमारी होता है। और संक्रमित साधनों जैसे सुई, शरीर द्रव, रक्त सीरम आदि के स्वस्थ मनुष्य शरीर द्रव में संबंधित अगर हो जाए उन सभी का, तो उनसे एडस होता है। तो रोग का प्रसार कैसे होता है उसके 4 तरीके हम बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हेमोफीलिया में क्या होता है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। हेमोफीलिया में ग्रस्त रोगाणुओं में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर होता है नर में, या उनमें दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो एक्स गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं, वो है मादा में। सामान्य जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का स्कंदन नहीं होता है। एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद रुकता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था हीमोफीलिया में क्या होता है। तो हीमोफीलिया ग्रस्त रोगियों में या फिर केवल एक ही दोषी जीन में होता है, जैसे में एक्स गुणसूत्र। तो एक्स गुणसूत्र केवल नर में पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे 2 ही दोष जीन होंगे, यानी एक्स डबल एक्स हो गए, तो जहाँ पे डबल एक्स विद्वान हो गए तो वहाँ पे मादा आ जाएंगे, क्योंकि मादा में गुणसूत्र डबल एक्स होते हैं, तो वो मादा में। सामान्य जीन में वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का
स्कंदन नहीं होता है। एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाए तो वो बंद नहीं होता है, नहीं रुकता है। यह हीमोफिलिया में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बायोप्रोस्पेक्टिंग में से क्या समझते हैं? तो इनका एकदम शॉर्ट में जवाब है, वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के उपयोगी कार्यान्वयन प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों का सतत नजर रखती है उसे हम लोग बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है या फिर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल से आप लिख सकते हैं जो प्रकृति के उपयोगी कार्यक्रम या फिर कार्यान्वयन प्रक्रिया अथवा उत्पादन के जो तत्व सतत नजर रखा जाता है जिसके थ्रू, उसे हम लोग बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है? तो 3 अंतर दिए गए हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड के बीच निम्नलिखित अंतर है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट है, यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है। नाइट्रोनिसाइड और नाइट्रोजनी युक्त क्षार जो होते हैं और शर्करा के संयोग से कि नाइट्रोसाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड है, यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और शर्करा तथा फास्फोर के संयोग से बनता है। सेकेंड है, इसका स्वभाव क्षारीय होता है और न्यूक्लियोटाइड में इसका स्वभाव अम्लीय होता है। थर्ड है, यह न्यूक्लियोटाइड का घटक है और इसमें थर्ड है, यह न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा का वाहक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन अभियांत्रिकी क्या है? अभियांत्रिक डीएनए प्राप्त करने हेतु अवस्थाओं को लिखे। तो आइए देखते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीनी हेरफेर को कहते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीनी हेरफेर को कहते हैं जिसमें किसी अवांछित आनुवंशिक लक्षण के जीन को काटकर उसके स्थान पर वांछित गुण वाले जीन को लगा देते हैं। यानी आनुवंशिकी अभियांत्रिकी उसे कहते हैं जहाँ पे अवांछित आनुवंशिक लक्षण के जीन को काटकर उस किसी और स्थान पर वांछित गुण वाले जीन को लगा दिए जाते हैं। पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के मूलभूत सिद्धांत है। इनमें 4 प्रकार के चरण है। फर्स्ट है वांछित जीन का विलगन, सेकेंड है वाहक डीएनए अणु का चयन, थर्ड है वांछित जीन को वाहक जीन से जोड़कर और फोर्थ है पुनर्संयोजन डीएनए अणु का निर्माण अथवा में पुनर्संयोजन डीएनए अणु का पूंजीकरण है। मतलब इनके 4 चरण। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था जीन अभियांत्रिकी क्या है? तो जीन अभियांत्रिकी है जीनी हेरफेर को कहते हैं। और इसमें पूछा गया था अभियांत्रिकी डीएनए प्राप्त करने हेतु अवस्थाओं को लिखे। तो इसमें जो अवस्थाएं मतलब डीएनए को जो प्राप्त करने की अवस्थाएं हैं, अवांछित अनुवांशिकी को जीन से काटकर हटा दिया जाता है और वहाँ पे जो वांछित गुण वाले जो जीन होते हैं वहाँ पे लगा दिया जाता है। पुनर्संयोजन से डीएनए प्रौद्योगिकी की मतलब मूलभूत सिद्धांत है। इनके 4 चरण होते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। अतः अंत में ये पुनर्संयोजन डीएनए अणु का पूंजीकरण करता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मरुस्थलीय पौधे की पत्तियों में अनुकूलन बताइए। तो देखते हैं। मरुस्थलीय या शुष्क पौधे की पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। फर्स्ट है पत्तियां छोटी सल्क पत्र या कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाए जिसमें कम से कम जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो। सेकेंड है पत्तियों में जल संचयन करने योग्य उत्तक होते हैं। थर्ड है रंध्र मेटल कैविटी में धसे रहते हैं। नागफनी, यूफोर्बिया, आर्जेमोल, एक्सेरिया आदि जीरोफाइट मरुद्भिद के उदाहरण हैं। तो मरुद्भिद पत्तियों के अनुकूलन पूछा गया था। तो पत्तियों के अनुकूलन बताइए। तो इसमें छोटी पत्ती जहाँ पे होते हैं शुष्क सल्क पत्र मरुस्थलीय पौधे, ये मतलब जहाँ पे बालू होते हैं वहाँ पे ये पौधे उगते हैं। जैसे में नागफनी, और ये अधिकतर जहाँ पे बालू पाए जाते हैं वहीं पे उगते हैं ये।
और इसमें पूछा गया था पौधे की पत्तियों में अनुकूलन बताइए। तो पत्तियों छोटे सल्क पत्र या कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कम से कम जल की क्षति होती है इसमें। पत्तियों का जल संचयन करने योग्य उत्तक होते हैं। रंध्र स्टर्म ये सब धसे रहते हैं, जैसे में नागफनी है, यूफोर्बिया है, ये सब उदाहरण है मरुद्भिद के। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग 13 से 20 तक के क्वेश्चन करेंगे। इस सेशन में 1 से 12 तक ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।